आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव के मादा जनन तंत्र के बारे में यहाँ पर हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1 इसमें आता है अंडाशय, जो प्राथमिक ऑर्गन है। दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय और वेजाइना और ग्रीवा, ये इसके प्रमुख अंग भाग हैं। यहाँ पर मादा जनन तंत्र का एक स्पष्ट दिया गया है, जिसमें मुख्य भाग जैसे गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा और योनि को दर्शाया गया है। नंबर 1 फैलोपियन ट्यूब। दो गर्भाशय नलिकाएं होती हैं जिन्हें फैलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी भी कहा जाता है। प्रत्येक अंडाशय से जुड़ी एक ट्यूब होती है। अंडाशय के पास ट्यूब का अंत एक कीप के आकार के इनफेंटिबुलम बनाने के लिए फैल जाता है, जो फिब्रिया नामक अंगुली जैसे विस्तार से घिरा होता है। क्योंकि इनफेंटिबुलम और अंडाशय के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है, अंड कोशिका फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करने से पहले पेरिटोनियल गुहा में प्रवेश करती है। अंडोत्सर्जन के समय फिब्रिया अपनी गतिविधि बढ़ाते हैं और पेरिटोनियल द्रव में धाराएं बनाते हैं, जो अंड कोशिका को फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। एक बार फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंड कोशिका उपकला स्तर पर जो कोशिकाएं होते हैं, सीलिया के लगभग धड़कन और ट्यूब की दीवार में चिकनी मांसपेशियों की कर्माकुंचन क्रिया द्वारा आगे बढ़ती रहती हैं। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, फिमरी, इनफेंटिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। जो अंडाणु का निषेचन होता है वो एम्पुला में होता है। तो कह सकते हैं कि अंड का निषेचन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। दूसरा है गर्भाशय या यूट्रस। गर्भाशय एक पेशीय अंग है जो निषेचित अंड कोशिका को ग्रहण करता है और विकासशील भ्रूण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। पहली गर्भावस्था से पहले गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार और आकृति का होता है, जिसका संकीर्ण भाग नीचे की ओर होता है। बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय आमतौर पर बड़ा होता है, फिर रजोनिवृत्ति के बाद वापस छोटा होने लगता है। गर्भाशय एंडोमेट्रियम से ढका होता है। मासिक धर्म के दौरान एंडोमेट्रियम की स्टेटम फंक्शनल ढीली हो जाती है। गहरी स्टेटम बेसल स्टेटम फंक्शनल के पुनर्निर्माण के लिए आधार प्रदान करती है। चित्र में जो लाल रंग में दिखा रखा है, ये एंडोमेट्रियम कोशिकाएं हैं जो मासिक धर्म की तरह बाहर निकल जाती हैं। प्रजनन नलिका या योनि। योनि एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो गर्भाशय गिराव से बाहर तक फैली होती है। यह मलाशय और मूत्राशय के बीच स्थित होती है। क्योंकि योनि ऊपर की ओर झुकी होती है और गर्भाशय गिरिवा आगे की ओर झुकी होती है। योनि मासिक धर्म की प्रवाह के लिए मार्ग के रूप कार्य करती है और बच्चे के जन्म के दौरान जन्म नहर के रूप में होती है। साथ ही साथ जो स्पर्म का मार्ग है वो भी यहीं से होता है। अंडाशय या ओवरी, प्राथमिक महिला प्रजनन अंग या गोनेट। 2 अंडाशय हैं। प्रत्येक अंडाशय एक ठोस अंडाकार संरचना है जो बादाम के आकार और आकृति का होता है। लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय उथले अवसादों में स्थित है जिन्हें ओवरियन फोसा कहा जाता है, जो यूट्रस की प्रत्येक तरफ पेल्विक कैविटी की पार्श्व दीवारों में होते हैं। वे पेरिटोनियल स्नायुबंधन यानी लिगामेंट द्वारा शिथिल रूप से जगह में रखे जाते हैं। मानव अंडाशय की इस संरचना। मानव अंडाशय ओवरी स्त्री प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अंडाणुओं का निर्माण करता है और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। अंडाशय की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसकी काट का अध्ययन किया जाता है। अंडाशय की मुख्य संरचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 एपिथेलियम। अंडाशय का बाहरी हिस्सा एक पतली परत से ढका होता है जिसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। नंबर 2 ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह एक सघन संयोजी ऊतक की परत है जो अंडाशय के बाहरी हिस्से के ठीक नीचे स्थित होती है। कॉर्टेक्स। अंडाशय का बाहरी हिस्सा जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। इन फॉलिकल में अंडाणु विकसित होते हैं। नंबर 4 मेडुला। अंडाशय का आंतरिक हिस्सा जो रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और संयोजी ऊतकों से भरपूर होता है।
नंबर 5 फॉलिकल। ये विभिन्न चरणों में अंडाणु के विकास को दर्शाते हैं। फॉलिकल के अंदर अंडाणु होता है। नंबर 6 कोर्पस ल्यूटियम। यह संरचना अंडोत्सर्ग के बाद फॉलिकल के अवशेष से बनती हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करती हैं। और नंबर 7 है कॉर्पस एल्बिकन्स। यह गर्भाधारण नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम सिकुड़कर कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है। oogenesis या अंडजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं में अंडाणु, ओवा या अंडे विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया महिला के अंडाशय यानी ओवरीज में होती है और इसके कई चरण शामिल होते हैं। oogenesis के चरण। नंबर 1 गर्भाशय के दौरान प्रारंभिक चरण। oogenesis भ्रूणावस्था में शुरू हो जाती है। गर्भ में 3 से 4 महीने की अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाएं प्रीमोडियल जर्मसेल अंडाशय में विकसित होती हैं और ओगोनिया प्राथमिक अंडाणु कोशिकाएं बनाती हैं। ये ओगोनिया कई बार विभाजित होती हैं और प्राथमिक oocytes प्राइमरी oocytes बनाती हैं जो मियोसिस की प्रक्रिया शुरू करती हैं, लेकिन पहली मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाती है। जन्म के समय महिला के अंडाशय में लाखों प्राथमिक oocytes उपस्थित होते हैं। किशोरावस्था और मासिक चक्र। यौवन प्यूबर्टी के शुरू होने के बाद हर मासिक चक्र के दौरान कुछ प्राथमिक oocytes मियोसिस फर्स्ट पूरी करती हैं और माध्यमिक oocytes सेकेंडरी oocytes और एक पहला ध्रुवीय शरीर पोलर बॉडी बनाती हैं। माध्यमिक oocytes मियोसिस सेकेंड शुरू करते हैं लेकिन मेटाफेज सेकेंड पर रुक जाती हैं। नंबर 4 स्टेज है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। मासिक चक्र के मध्य में माध्यमिक oocytes ओव्यूलेशन के दौरान अंडाशय से बाहर निकलती हैं और इस घटना को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहा जाता है। यदि निषेचन। यदि माध्यमिक oocytes का निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है तो मियोसिस सेकेंड पूरा हो जाता है जिसके एक परिपक्व अंडाणु ओवम और एक दूसरा ध्रुवीय शरीर बनता है। यह निषेचन नहीं होता है तो माध्यमिक oocytes मेटाफेज सेकेंड में ही नष्ट हो जाती है। मुख्य बिंदु। oogenesis की प्रक्रिया जन्म से पहले शुरू होती है लेकिन पूरी किशोरावस्था और प्रजनन काल में चलती रहती है। एक माध्यमिक oocytes प्रति मासिक चक्र ओव्यूलेशन के दौरान जारी किया जाता है। निषेचन के बिना मियोसिस सेकेंड पूरी नहीं होती है। यह प्रक्रिया महिला प्रजनन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नई संतान के विकास के लिए आवश्यक अंडाणु प्रदान करती है। स्त्रियों के बाह्य जनन अंग। स्त्रियों के बाह्य जनन अंग को सामूहिक रूप से वल्पा कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं शामिल होती हैं। नंबर 1 लेबियो मेजोरा। लेबियो मेजोरा यह दो मोटी त्वची तह होती हैं जो वल्पा के बाहरी हिस्से को ढकती हैं। नंबर 2 लेबियो माइनरा। ये लेबियो मेजोरा के भीतर स्थित पतली त्वची तह होती हैं जो योनिद्वार और मूत्रमार्ग के छिद्र को घेरती हैं। नंबर 3 क्लिटोरिस। यह एक संवेदनशील अंग होता है जो लेबियो माइनर के जुड़ने के स्थान पर पाया जाता है। यह यौन उत्तेजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योनि द्वार या वेजिनल ओपनिंग। यह वह छिद्र होता है जो योनि के भीतर भाग की ओर जाता है यानी प्रजनन मार्ग की ओर जाता है। 5वां मूत्र मार्ग द्वार यूरेथ्रल ओपनिंग। यह वह छिद्र है जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है। नंबर 6 है मोनस प्यूबस। यह वसा का एक ऊंचा हिस्सा होता है जो प्यूबिक हड्डी के ऊपर स्थित होता है। महिला जनन तंत्र में हार्मोन का स्राव और उनका प्रभाव पर विभिन्न अंगों और प्रक्रियाओं पर गहरा असर डालता है। यहाँ मुख्य हार्मोन और उनके प्रभावों का विवरण निम्न दिया गया है। नंबर 1 एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से ओवरी से और प्रभाव है द्वितीयक यौन विशेषताओं का विकास, स्तनों का विकास, कुल्हों का चौड़ा होना, गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम को मोटा करना, मासिक धर्म चक्र को नियमित करता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन यह स्रावित होता है अंडाशय कॉर्पस ल्यूटम से और गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से। प्रभाव है इसका गर्भाशय की परत को गर्भधारण के लिए तैयार करना, गर्भावस्था के दौरान भ्रूणों को सुरक्षित रखना, मासिक धर्म के ल्यूटल चक्र का समर्थन करना, मासिक धर्म में एस्ट्रोजन के प्रभाव को संतुलित करना। तीसरा है ल्यूटिनिक हार्मोन एलएच स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। प्रभाव अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बढ़ाना और अंडाणु के परिपक्व होने में मदद करना। इसके बाद चौथा हार्मोन आता है फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं।
इसका प्रभाव है अंडाशय में फॉलिकल का विकास करना, एस्ट्रोजन का उत्पादन बढ़ाना और अंडोत्सर्जन के लिए, ओव्यूलेशन के लिए अंडाणु को तैयार करना। पांचवा हार्मोन है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि को LH और FSH स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है और मासिक धर्म की विभिन्न चरणों को यह नियंत्रित करता है। और छठा है टेस्टोस्टेरोन, जो नर हार्मोन है। ये स्रावित होता है अंडाशय और अर्धगर्भ ग्रंथियों से और प्रभाव यौन इच्छा, लिबिडो को प्रभावित करता है। मांसपेशियों की ताकत और ऊर्जा स्तर को बढ़ाना, ये इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद अगला हार्मोन आता है सातवां प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। प्रभाव है दुग्ध उत्पादन, लैक्टेशन में सहायता करना और यौन उत्तेजना को नियंत्रित करना। यह जब शिशु का जन्म होता है तो जो दुग्ध स्राव होता है इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है, जो दुग्ध ग्रंथियों को एक्टिव करता है और दुग्ध उत्पादन में सहायता करता है। इसके बाद आठवां हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जो स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। प्रभाव है प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है और फैलाता है। शिशु के जन्म के बाद दूध की निकासी में मदद करता है और भावनात्मक संबंधों और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके बाद नौवां एंड्रोजन, ये स्रावित होता है अधिग्र ग्रंथियों और अंडाशय से। प्रभाव है यौन विकास में सहायता करना, बालों की वृद्धि और त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखना। रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय और प्लेसेंटा से निकलता है। मासिक धर्म चक्र दूसरे आधे हिस्से में अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और इस चक्र के दौरान कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो प्लेसेंटा भी रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करने लगता है। रिलैक्सिन हार्मोन के कई फायदे हैं। यह गर्भावस्था के दौरान शरीर को तैयार रखता है। यह मांसपेशियों, टेंडन, लिगामेंट और जोड़ को आराम देता है। यह श्रोणि को आराम देता है और गर्भाशय गिरवा को चौड़ा करता है। हृदय प्रणाली में रिलैक्सिन की वासोडिलेटरी भूमिका होती है, यानी और जो ये गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है तो ये प्रसव में सहायता करता है। हार्मोन के जटिल संतुलन महिला जनन तंत्र के स्वस्थ कार्य के लिए आवश्यक है। इन हार्मोन असंतुलन होने से विभिन्न समस्याएं जैसे मासिक धर्म में अनियमितता, बांझपन और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS हो सकती है।